बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी सॉल्युबिलिटी। पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दो कंपोनेंट्स थे। फिर हमने देखा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एट द एंड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन भी हम लोगों ने देखा था। अभी है जी सॉल्युबिलिटी। देखिए 9th की केमिस्ट्री क्या है, कहानियों पे मबनी है। अगर आपको कहानियां समझ आती जाएंगी तो आपको टॉपिक भी समझ आता जाएगा। जैसे कल हमने सॉल्यूशन को पढ़ा था और एक सादा सी मिसालें ली थी, घर में ही हमने सॉल्यूशन तैयार किया था शिकंजी का या जाम शीरी का। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन तैयार करेंगे। आपको बेसिक्स घर की मिसालें देके मैं आपको समझाऊंगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज, सॉल्युबिलिटी की तारीफ इस तरह की जाती है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के क्या होंगे, ग्राम्स होंगे। सॉल्यूट के क्या होंगे, ग्राम्स होंगे, जो क्या होगी, जिनकी जरूरत होगी। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट के क्या हमें चाहिए, ग्राम्स। सॉल्यूट किस में चाहिए, ग्राम्स में। और किस में वो डिसॉल्व होना चाहिए, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या तैयार करने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जरा गौर करें, मुझे बताएं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक गिलास में पानी ले लेना है, पानी ले लेते हैं एक गिलास में, अगर उसमें अगर आप 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है। फिर दूसरा चम्मच डालेंगे वो डिसॉल्व हो जाएगी। फिर तीसरा चम्मच डालेंगे वो डिसॉल्व हो जाएगी। फिर चौथा डालेंगे डिसॉल्व हो जाएगी। हत्ता कि एक स्टेज ऐसी आएगी आप एक और चम्मच ऐड करेंगे वो डिसॉल्व नहीं होगी। हाँ, उज़ैफा कहीं और पहुंचे वो डिसॉल्व नहीं होगी। अब उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमें पता नहीं है कि इसके लिए चीनी के कितने चम्मच लेने हैं। बात समझ आ गई है, हमें पता नहीं है इसके लिए चीनी के कितने चम्मच, या यूं समझ लें हमें पता नहीं है चीनी के कितने ग्राम्स लेने हैं, चीनी के कितने ग्राम्स लेने हैं। चीनी क्या है जी इस सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है ना। तो उसने कहा नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम्स। हमें पता नहीं है कि कितने ग्राम्स हमें जरूरत है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? हमें एक्चुअली पता नहीं है कि हमें सॉल्यूट के कितने ग्राम्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन उसने कहा होंगे नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम्स होंगे रिक्वायर्ड, जो जरूरत होगी, क्या डिसॉल्व, जो हल होंगे इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये तो आपको अंदाजा है कि सॉल्वेंट आपने कितना लेना है, 100 ग्राम। पानी 100 ग्राम ऑलरेडी पहले से ही ले लेना है। पानी क्या ले लेना है, 100 ग्राम ले लेना है। अब उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे डिसॉल्व हो जाएगी, दूसरा डालेंगे डिसॉल्व, तीसरा डालेंगे, चौथा डालेंगे। एक ऐसी स्टेज आएगी जब मजीद आप चीनी डालेंगे तो वो डिसॉल्व, अब उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप जितनी चीनी उसके अंदर डाल चुके हैं उसको ग्राम्स में ले लें। कितने ले लें, ग्राम्स में। तो वो क्या कहता है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, चीनी के सॉल्यूट के ग्राम्स होंगे। और किस में होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना लेंगे, 100 ग्राम। क्या टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस स्टेज तक ऐड करते जाएं कि हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन तैयार है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो जाए। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी खास टेम्परेचर हो, कोई भी खास टेम्परेचर हो। अब सॉल्युबिलिटी की समझ आ गई आप सबको, हमें समझ आ गई है। अब हम देखते हैं
कौन से फैक्टर्स हैं जो सोल्यूबिलिटी की रेट पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, असरअंदाज हो रहे होते हैं, वो फैक्टर्स देखते हैं। जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, उसमें आपने फैक्टर्स पढ़े थे, कौन से फैक्टर्स बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं, कौन से फैक्टर्स बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। फिर आपने इवेपोरेशन पढ़ा था, उसमें आपने फैक्टर्स देखे थे, कौन से फैक्टर्स थे, टेम्परेचर था, सरफेस एरिया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस था, ये फैक्टर्स थे ना। अब इसी तरह जाके बैठो बस। अब इसी तरह हमारे पास क्या है जी, हमारे पास फैक्टर्स हैं जो सोल्यूबिलिटी की रेट को या तो बढ़ा देते हैं या क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिनके ऊपर सोल्यूबिलिटी डिपेंड कर रही होती है। याद रखिए, हमेशा रिलैक्स होकर बैठे, ये बड़े मजे का टॉपिक है। आपके घर की मिसालें दे के, सादा मिसालें दे के आपको ये टॉपिक समझाऊंगा। सबसे पहले तो जहन में रखें, जनरल प्रिंसिपल क्या है हमारे पास सोल्यूबिलिटी का, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या मतलब, एक जैसी चीजों में डिसॉल्व होगी। बात समझ आ गई है? इसका मतलब ये नहीं है कि पानी सिर्फ पानी में ही डिसॉल्व होगा। एक गिलास इधर पानी ले, एक गिलास इधर पानी ले, दोनों को डिसॉल्व करें तो हो जाता है ना डिसॉल्व। अब एक गिलास इधर क्या ले, दूध ले, एक गिलास क्या ले, पानी। जिस तरह ये सुबह दूध बेचने वाले कर रहे होते हैं, ये तो खैर एक गिलास दूध लेते हैं, 2 गिलास पानी लेते हैं, ठीक है। अब उनको मिक्स करें, वो भी मिक्स। अब लाइक डिसॉल्व लाइक का ये मतलब नहीं है कि पानी ही पानी में डिसॉल्व होगा, दूध ही दूध में डिसॉल्व होगा। मतलब क्या है लाइक डिसॉल्व लाइक का हुज़ैफा, मतलब ये है कि उनके पीछे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, पानी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और दूध की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर पानी पोलर है तो दूध भी क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। हमेशा याद रखें, आयनिक जो सब्सटेंसेस होंगे वो डिसॉल्व होंगे आयनिक में, आयनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व होंगे आयनिक में। पोलर किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर में। और जी नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में। बात समझ आ रही है? और क्या है जी, ये चार चीजें पहले देख लें, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पोलर किस में डिसॉल्व होगा, पोलर में। नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होगा, और आयनिक किस में डिसॉल्व होगा, कोवलेंट किस में डिसॉल्व होगा। ये होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। अब देखें, एक बच्चा कह रहा था जी लिक्विड है, वो भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड होना चाहिए। अब हम दूसरा लिक्विड ले लेते हैं, एक तरफ पानी ले लेते हैं, एक तरफ आपका कुकिंग ऑयल ले लेते हैं, डालडा कुकिंग ऑयल है। मुझे ज्यादा नाम नहीं आते, मैं तो खैर डालडा ही लेने जाता हूँ। तो अब आपने पानी लिया 1 गिलास, उसके अंदर आधा गिलास क्या डाल दिया, आधा गिलास ना डालो, ज्यादा हो जाएगा। 5 चम्मच उसके अंदर आपने डाल दिए ऑयल के, ठीक हो गया जी। अब आप ऑयल डिसॉल्व करेंगे, थोड़ी देर बाद उसे रखेंगे तो आप देखेंगे ऑयल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे होगा। ऐसे ही होता है ना। अब वो भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, फिर इन्हें डिसॉल्व हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि एक क्या है, पोलर है, दूसरा क्या है, नॉन पोलर है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेम नहीं है। यहाँ तक सोल्यूबिलिटी का कांसेप्ट आपको समझ आ गया? क्या है जी, हमेशा लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या हो जाता है, पीछे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास 5वां पॉइंट है, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंटरेक्शन। सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी, सॉल्यूट क्या डाला, चीनी। अब सॉल्यूट की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और सॉल्वेंट की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, इस पे भी सोल्यूबिलिटी डिपेंड कर रही होती है। अगर चीनी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और पानी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी आपस में तो सोल्यूबिलिटी जल्दी हो जाएगी, ठीक हो गया जी, वरना देर से होगी। आखिरी पॉइंट, इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करने लगे हैं। ये मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी नेक्स्ट मैं बोर्ड पे लिखता हूं। इसको हम और इस पॉइंट को हम डिटेल में आगे डिस्कस करने लगे हैं। आज हम क्या करेंगे, ये हमने सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन को देखेंगे, फिर हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस या इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर डिक्रीज ऑफ टेंपरेचर
करके सोलबिलिटी को चेक करेंगे। यहाँ तक हम लोग आज मुकम्मल पढ़ेंगे। ये 2 पॉइंट मैं अभी आपको समझाता हूँ। टेम्परेचर आखिरी पॉइंट है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास सोलबिलिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। सोलबिलिटी क्या कर जाती है? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, उल्टा कम हो जाती है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो सोलबिलिटी का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सेम ही रहती है हाल। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से अमूमन सोलबिलिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी उल्टा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रही है बात है? हाँ भाई, बात से समझ आ रही है। अच्छा जी, अब यहाँ तक सोलबिलिटी को हमने देख लिया। मुझे बुक दे, मैं आपकी बुक से आपकी क्या करवाता हूँ, रीडिंग। अब यहाँ तक हमने सोलबिलिटी को डिस्कस किया। बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 104। मैं आपकी रीडिंग करवा देता हूं ताकि आपको बुक्स से याद करते हुए पढ़ते हुए भी आसानी हो। सोलबिलिटी इज डिफाइंड एज, सोलबिलिटी की तारीफ यूं की जा सकती है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के ग्राम्स। सोलबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। पता नहीं है कितने ग्राम जरूरत होंगे, लेकिन होंगे ग्राम्स। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए गए हों। टू प्रिपेयर, बनाने के लिए, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर। समझ आ गई है जी? अच्छा जी, नीचे देखें, यहां तक डेफिनेशन लिख के आपने छोड़ देना है, बस आपका काम हो गया। अब देखें, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं which affect the solubility, जो solubility पे असर अंदाज होते हैं। पहला उसने लिखा है, general principle of solubility is like dissolve like, वो कहता है जनरल असूल क्या है, like dissolve like। अब देखिए इसके like dissolve like के उसके पॉइंट बना दिए हैं। वो कहता है आईने किस में होगा, आईने में। पोलर किस में होगा, नॉन पोलर किस में होगा। देखो, आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस, आयनिक एंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, वो पोलर में ही होंगे। आयनिक और पोलर में ही होंगे। देखिए, आयनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब कंप्लीट ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉन, इसको आपके समझने की ये इतनी सख्त नहीं है, लेकिन वीडियो बन रही है, इसको और लोग भी देखेंगे तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। आयनिक भी पोलर में डिसॉल्व होगा, आयनिक भी पोलर में डिसॉल्व होगा। क्यों? देखिए, आयनिक कैसे बनता है। बॉन्डिंग वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ? अगर बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होता तो आपको इजीली समझ आ जाता। देखिए, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को मुकम्मल तौर पे मुंतकिल हो जाता है। अब इन दोनों एटम्स ने क्या बनाना है, आयनिक बॉन्ड। ये अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे इस एटम को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कौन सा चार्ज आ गया, उधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया, कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए। पोलर में क्या होता है, पोलर में भी तो दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। यही होता है ना। आपके समझने के लिए अभी इतना ही काफी है, बाकी बॉन्डिंग वाले चैप्टर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। याद रखें, आयनिक और पोलर जो सब्सटेंसेस होंगे किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर में हो जाएंगे, पोलर में हो जाएंगे। आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये दोनों क्या है, सॉल्युबल। क्यों? वाटर क्या है, वाह जी, वाटर क्या है, पोलर है। वाटर क्या है, पोलर है। जब ये वाटर पोलर है तो ये आयनिक सॉलिड्स और पोलर सॉलिड्स दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, आगे उसने मिसाल दी है, फॉर एग्जांपल KCl, Na2CO3, CuSO4, शुगर एंड अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सारे वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। क्यों?
क्योंकि ये आयनिक है और पोलर है, और वाटर भी क्या है, पोलर है। दूसरे पॉइंट में देखें, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर, पोलर में, नॉन पोलर किस में होंगे, नॉन पोलर में होंगे। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल क्यों, वाटर पोलर है, ये नॉन पोलर है। Such as ether, benzene and petrol are insoluble in water. Ether हो गया, बेंजीन हो गया और पेट्रोल हो गया, ये insoluble है वाटर। ठीक हो गया। आगे देखें, नॉन पोलर आप किस में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर, पोलर में तो नहीं हो सकते। तीसरे पॉइंट में देखें, नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में। ग्रीस, पेंट, ये नेफ्थलीन आर सॉल्युबल इन ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड etc, ये सारी चीजें आपस में क्या है, सॉल्युबल है, क्योंकि दोनों क्या है, नॉन पोलर। ठीक हो गया। आगे पॉइंट देखिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मैंने अभी आपको कहा है, अभी सॉल्युबिलिटी समझ लें। हाँ, मैं आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डिस्कस करता हूं डिटेल में। आगे पॉइंट क्या है जी, टेम्परेचर। अब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कुछ की सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, कुछ की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये यहाँ तक सॉल्युबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको मैंने क्लियर करवाए हैं, पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं, रीडिंग भी करवा दी है। अभी आप इसको बैठ के रिवाइज करें। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं जी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जो हमारे पास पॉइंट था एक, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मैंने आपको कहा है कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। देखिए, याद रखें, जब भी रिलैक्स होकर बैठे, जब भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा ना। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे, उसमें तीन तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, तीन तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, याद रखना। पहली कौन सी होगी, सॉल्यूट की अपने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सॉल्यूट की सॉल्यूट के दरमियान। बात समझ आई है? देखें, अगर आपने पानी के अंदर क्या डाला, नमक डाल दिया। अब हम थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं, अभी तक चीनी डालते हैं, अब नमक की बारी आती है। गौर करें, पानी के अंदर, हुज़ैफा कहीं और पहुंचे हो, पानी के अंदर क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। पानी का फार्मूला क्या है, H2O। नमक का फार्मूला क्या है, NaCl। सबसे पहली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी, H2O। पानी के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अपने देखें, ये पानी है, H2O है ना। अब इसके दो आयंस हैं, अपने आयंस के दरमियान इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। कौन कौन से आयन है, हाइड्रोजन आयन है, और क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, OH आयन है। H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है। इनकी अपनी भी तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, नहीं होगी? ये एक तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। दूसरी तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हमने नमक डाला, NaCl, इसकी अपने आयंस हैं क्या जी, Na+ और Cl-, इसकी अपनी अट्रैक्शन होगी, नहीं होगी? होगी। तो दो तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, सॉल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। समझ आ गई है? बस आ गई है समझ। अब तीसरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पहली दो क्या थी, सॉल्यूट सॉल्वेंट, दूसरी क्या थी। अब तीसरी हमारे पास सॉल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। याद रखें, यहां तक अगर आपको समझ आ गई है तो टॉपिक आगे आपको इजीली समझ आने वाला है। तीन तरह की, जब भी हम कोई सॉल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तीन तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। पहली सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब आपने सॉल्यूट डाल दिया,
तो ये 3 काम होने चाहिए, 3 काम होने चाहिए। कौन से 3 काम होने चाहिए? मैंने यहाँ लिखा है when the solute is dissolved, जब solute को डिसॉल्व किया जाता है, following 3 events must occur, ये 3 काम जरूर होने चाहिए, ये 3 काम पहला काम, solute particles must separate, solute के particles को अलग-अलग होना चाहिए, solute के particles को solute क्या है जी? NaCl, इसके पार्टिकल्स Na+ और Cl नेगेटिव अलग-अलग हो गए, और बात समझ आई हो सकता? सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग-अलग होना चाहिए। दूसरा इवेंट क्या होना चाहिए? वो कहते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को भी क्या होना चाहिए? ये H2 है, इसके पार्टिकल्स को भी अलग-अलग होना चाहिए। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो कहते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए। बात समझ आई या नहीं है? अब होता क्या है, जब हम पोलर को नॉन पोलर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट सॉल्युबिलिटी नहीं होती। सॉल्युबिलिटी होने के लिए 3 काम होने चाहिए, कौन कौन से? सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग-अलग हो जाना चाहिए, दूसरा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलग-अलग हो जाना चाहिए, और तीसरा सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर देना चाहिए। अब देखें, सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग-अलग हो गए, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग-अलग हो गए। अब देखें कैसे अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये पॉजिटिव एंड है ना, यानी हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव एंड, बस जाके बैठो, पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहां चला जाएगा? इसके सॉल्यूट की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जाएगा? नहीं, नेगेटिव की तरफ जाएगा। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। वो कहता है पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मस्ट बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट पार्टिकल, यानी जो पॉजिटिव एंड। अब क्या होगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग-अलग हो जाएंगे? हो गए अलग-अलग, यहां तक समझ आ गई? अलग-अलग हो गए। आखिरी बात समझ में, वो कहता है सॉल्यूट का जो पॉजिटिव एंड होगा वो किसकी तरफ चला जाएगा? सॉल्वेंट के पॉजिटिव एंड की तरफ, नेगेटिव एंड की तरफ, सॉरी सॉल्वेंट के। अब देखिए ये क्या है? सॉल्वेंट का पॉजिटिव एंड है ना, ये सॉल्यूट के नेगेटिव एंड की तरफ चला जाएगा, और ये सॉल्वेंट का क्या है? नेगेटिव एंड है, ये किसकी तरफ चला जाएगा? तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। बात समझ आई है? इसको आखिर में आखिरी दफा दोबारा तो नहीं कहना चाहिए, छठी दफा मैं इसको कंक्लूड करता हूं और आखिरी दफा आपको समझाता हूं। जब भी कोई बातें सॉल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट में तो 3 तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। कौन सी बताओ बातें? सॉल्वेंट अलग होना चाहिए और सॉल्यूट भी। मैंने कहा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन सी होंगी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। खड़े होकर बात करो, सोए हुए हो। कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट, सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। सॉल्वेंट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्यूट। बताओ एक एक करके। पहली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन सी होनी चाहिए? सॉल्वेंट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की। दूसरी कौन सी होनी चाहिए? सॉल्यूट और सॉल्यूट की। तीसरी कौन सी होनी चाहिए? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। ये 3 तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। ठीक है जी, बैठ जाओ। जब आपने सॉल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, हारिस बताएगा जी तो कौन से 3 काम होने चाहिए? सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग होना चाहिए। हाँ जी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को क्या हो जाना चाहिए? अलग-अलग हो जाना चाहिए। और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को क्या हो जाना चाहिए? दूसरा। तीसरा पॉइंट, जो सॉल्यूट का पॉजिटिव एंड है वो कहां चला जाए? सॉल्वेंट के नेगेटिव एंड। या जो सॉल्वेंट का पॉजिटिव एंड है वो किधर चला जाए? सॉल्यूट के नेगेटिव एंड की तरफ। समझ आ गई? अब देखें, ये यहाँ हमने मिसाल दी थी NaCl, यहाँ सॉल्यूट है, ये डिसॉल्व हो गया, ये अलग हो गया, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन है।
यहाँ पे देखिए वाटर हमने सॉल्वेंट लिया था, वाटर किस में डिसॉल्व हो गया, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है पॉजिटिव, ये किसकी तरफ चला जाएगा, क्लोरीन आयन की, क्लोराइड आयन की तरफ, नेगेटिव आयन की तरफ। ये किधर चला जाएगा जी, Na पॉजिटिव किधर आ जाएगा, OH नेगेटिव आयन की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा जी, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। अब आप नमक डालते हैं पानी के अंदर, चम्मच से हिलाते हैं, उसी वक्त डिसॉल्व हो जाता है। पीछे ये तीन काम हो रहे होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स अलग हो रहे होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स में क्या हो रहे होते हैं, सोई पता नहीं किधर पहुंची है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग हो रहे होते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, और ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। सॉल्यूट का पॉजिटिव एंड किधर चला जाता है, सॉल्वेंट नेगेटिव, और सॉल्वेंट का नेगेटिव एंड किधर चला जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो टॉपिक आपको समझ आ गया, मैं आपकी रीडिंग करवा देता हूँ। देखिए जी, आपके पास बुक है, पेज नंबर 105। पहली पूरा सेंटेंस छोड़ दें, उसका फायदा नहीं है आपको याद करने का। दूसरे सेंटेंस से देखें, टू डिसॉल्व सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए इन अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में। टू डिसॉल्व वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व करने के लिए फॉलोइंग 3 इवेंट्स मस्ट अकर, 3 ये काम होने चाहिए। पहला काम क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट, सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, दूसरा देखो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट, सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी, और तीसरा पॉइंट देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट अप, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ये 3 काम मैंने लिख दिया है ना। आगे देखें, जनरली अमूमन सॉल्यूट्स आर सॉलिड्स, ionic solids and arranged in a such regular pattern that are inter-ionic forces are at maximum। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो बता रहे हैं सॉल्यूट आपके पास जनरली सॉलिड होता है और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखें, आपने जो ऊपर वाले 3 पॉइंट लिखे हैं, नीचे आपने लिखना है when a solute is dissolved in a solvent, 3 types of forces of attraction are established। 3 तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती हैं, कायम हो जाती हैं। कौन कौन सी, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट, यही आपने। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट है, इफ न्यू फोर्सेस, अगर नई बनने वाली फोर्सेस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओवरकम, किसके दरमियान, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तीसरी टाइप सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो ज्यादा हो जाए, ओवरकम मतलब ज्यादा हो जाए, दी सॉल्यूट सॉल्यूट पहली 2 से, कौन सी, सॉल्यूट सॉल्यूट से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, देन सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड मेक अ सॉल्यूशन, तब सॉल्यूट क्या हो जाता है, डिसॉल्व। 3 तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं रिबा, कौन सी, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट। ठीक है, हमारे पास अगर तीसरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए पहली 2 से, कौन कौन सी, सॉल्यूट सॉल्वेंट से, तब वो सब्सटेंस उसमें क्या हो जाएगा। If the forces between the solute particles are strong, बस यहाँ तक आपने लिख देना है, बस काम खत्म हो गया। ठीक है जी, आगे आप छोड़ दें, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल, नीचे वाले पैराग्राफ से, यहाँ उसने एग्जांपल दी है NaCl की और H2O की, यहाँ एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, when NaCl is added in a water, जब पानी को किस में डाला जाता है, सॉरी नमक को किस में डाला जाता है, पानी में, जाके बैठो, नमक को किस में डाला जाता है, when NaCl is added in the water it dissolve readily, ये जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है। जब डाला जाएगा तो 3 तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, कौन सी, सॉल्यूट सॉल्वेंट, और नहीं बनने वाली सॉल्यूट सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्वेंट का पॉजिटिव किधर चला जाएगा, सॉल्यूट के नेगेटिव की तरफ, और सॉल्यूट का नेगेटिव किधर चला जाएगा,
Because the attractive forces between the ions of NaCl and polar molecule or water are strong enough to overcome the attractive forces of NaCl and आपने क्या करना है, आपने लिखना है when the solute NaCl is added in a water, solute particles separate into Na positive ions and Cl negative ions. solute particles किस में तब्दील हो जाते हैं, Na positive ions की तरफ और Cl negative ions की तरफ. And solvent particles are separated in hydrogen ions और hydroxide. ठीक है जी, दोबारा देखें जी. फॉर एग्जाम्पल when NaCl is added in water, मिसाल के तौर पे जब हम NaCl को ऐड करते हैं पानी में, it dissolves readily, ये जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है. बिकॉज क्योंकि the attractive forces between the ions of NaCl, ये NaCl के ions है ना, NaCl के ions के दरमियान and polar molecules of water, और water के molecules के दरमियान, इसके ions के दरमियान और water के ions के दरमियान forces strong है. देखिए ये solute है, solute और solvent के forces क्या है, strong है. किन से, NaCl की अपनी फोर्सेस से और पानी की अपनी फोर्सेस से. मतलब solute फोर्सेस से और solvent फोर्सेस से कौन सी स्ट्रॉन्ग है, solute solvent फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है. In this process, देखें in this process, इस प्रोसेस में the positive end of water dipole, जो वाटर का पॉजिटिव एंड होता है वो किधर चला जाता है, वाटर का पॉजिटिव एंड किधर चला जाता है, नेगेटिव एंड ऑफ द solute. देखें in this process the positive end of water dipole is oriented, जुड़ जाता है towards the Cl ion, and the negative end, और नेगेटिव एंड किस तरफ जुड़ जाता है, and negative end is oriented towards the positive end of the solute, यानी Na positive, और ये नेगेटिव किसकी तरफ चला जाता है, पॉजिटिव की तरफ. These dipole interactions between Na positive, आपने आगे कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ लिख देना है कि hence NaCl is dissolved in water.